सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में 2021 के लिए किसे रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीना गुप्ता को। तो कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की गणितज्ञ प्रोफेसर है नीना गुप्ता, जिनको विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें एल्जेब्रिक ज्योमेट्री और कॉम्यूटेटिव एल्जेब्रा में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। और याद रखना नीना गुप्ता ये सम्मान पाने वाली तीसरी महिला हैं। बाकी वी प्रवीण राव 7वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार जीता था इन्होंने 2017 से 2019 के लिए। अनीता देसाई की बात करें, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इन्हें। M मुकुंदन 2021 का JCB प्राइज जीता इन्होंने इनकी बुक दिल्ली अ सोलिलिकी के लिए। याद रखना ये सारे नाम बढ़ते आगे। फिर बताइए हाल ही में किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा कैथरीन रसेल को। तो यूनाइटेड नेशन ने अभी कैथरीन रसेल को यूनाइटेड नेशन की बच्चों की एजेंसी यानी कि यूनिसेफ के अगले कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। और ये किनका स्थान लेंगी? हेनरिटा फोर का स्थान लेंगी। याद रखना यूनिसेफ का नेतृत्व करने वाली ये 8वीं अमेरिकी हैं। वैसे 1946 में जब इसकी स्थापना हुई थी उसके बाद से ही यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक अमेरिकी ही है। तो इनका नाम है कैथरीन रसेल, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। बाकी नीली बेंदापुड़ी कल पढ़ा था, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और मैग्डलेना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। लॉरेंस डेस्कोर्स फ्रांस में दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है जिसको कहते हैं लुव्र संग्रहालय, उसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी ये। कल कुछ और नाम मैंने आपको बताए थे, जैसे कि ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी नजला बदेन। नेस्कोम की पहली महिला चेयरपर्सन बनी रेखा मेनन। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी वैशाली हिवासे। उसी तरह से नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी कौन? पूनम गुप्ता। तो यूनिसेफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको न्यूयॉर्क में। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, अभी उन्होंने देहरादून में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के लगभग 53,000 लोगों को लाभान्वित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना। ये एक डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर योजना है, मतलब इस योजना के तहत जो राशि है वो सीधे लाभार्थियों के खाते में उनके लिंक किए गए बैंक खातों के माध्यम से जाएगी। वैसे राज्य सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए और भी कई योजनाएं चला रखी हैं, जैसे कि गंगा गाय योजना हो गई, कामधेनु योजना हो गई। और दूध से आपको याद आएगा वर्गीस कुरियन का नाम, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं की जयंती यानी कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाते हैं हम भारत में। और वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं 1 जून को। अब बात उत्तराखंड की है, तो येरा मैप में उत्तराखंड देखो उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है देहरादून और इसकी जो समर कैपिटल है गैरसैंण है। मुख्यमंत्री अभी नए बन गए कौन? पुष्कर सिंह धामी। और गवर्नर भी नए बन गए गुरमीत सिंह। चीफ जस्टिस कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान। अच्छा बताओ, देश का पहला एरोमेटिक गार्डन यानी कि सुरभि वाटिका का उद्घाटन किया गया कहां पे? उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और उत्तर भारत के सबसे बड़े पामेटम का उद्घाटन भी किया गया था उत्तराखंड के हल्द्वानी में। पामेटम जिस स्थान को बोलते हैं जहां पे पाम के पेड़ उगाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी खुली उत्तराखंड के रानीखेत में। फर्न मतलब बिना फूल वाला पौधे को कहते हैं। और भारत का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन ये भी उत्तराखंड में किया गया। उत्तर भारत का पहला आर्किड संरक्षण केंद्र कहां पे खोला गया? उत्तराखंड के चमोली जिले में। अच्छा, भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य ये भी उत्तराखंड है। और इस एप्लीकेशन को बनाया IIT रुड़की ने। भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये खुला रानीखेत में। रानीखेत में ही डस्ट लिक 2 एक्सरसाइज हुआ था, जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था। बाकी बेरोजगार युवाओं के लिए इन्होंने होप पोर्टल को लॉन्च किया था। उत्तराखंड की पुलिस ने मिशन हौसला शुरू किया था। घरों की पहचान चेली का नाम योजना यहाँ पे शुरू होती है। वात्सल्य योजना यहाँ पे शुरू होती है।
और फूलदेई त्योहार मनाया जाता है यहाँ पे, एक भितोली उत्सव भी मनाया जाता है, हरेला उत्सव मनाया जाता है उत्तराखंड में ही। और इसी से आप लिंक करके याद रख लो, हरेली हरेली पर्व, हरेली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। ये हरेला है, वो हरेली है। अच्छा बताओ, भारत का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ पे स्थापित किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। अभी उत्तराखंड में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सृष्टि गोस्वामी बनी थी। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? उत्तराखंड में ही। भारत का पहला मोस्ट गार्डन विकसित किया गया कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल जिले में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क बना उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। यहाँ पे आपको राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मिलेगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क याद रखना है, भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिससे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा बताओ, कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य बना कौन सा? उत्तराखंड। यहीं पे आपको टिहरी डैम भी मिलेगा, जो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य की हैदरपुर आर्द्र भूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से लगभग 10 किलोमीटर दूर मध्य गंगा बैराज से लगे हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट के रूप में अभी मान्यता दी गई है। और अगर आपसे नदी पूछा जाए कि किस नदी के अपवाह क्षेत्र में आता है ये वेटलैंड, तो गंगा नदी और सोलानी नदी के अपवाह क्षेत्र में है ये वेटलैंड। और याद रखना, ये उत्तर प्रदेश का 10वां रामसर साइट और देश का 47वां 47। तो आपको पता है, ईरान के रामसर शहर में 2 फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए तो 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा बताओ, ये जो रामसर शहर है ये किस झील के किनारे स्थित है? कैस्पियन झील। अच्छा, भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? उड़ीसा की चिल्का लेक। दुनिया की पहली कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की कोबोर्ग प्रायद्वीप। और अगर एक करंट अफेयर्स का आपसे प्रश्न पूछूं मैं, तो बताओ, अभी काजू वैली वेटलैंड को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, ये किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो आप देखोगे 2021 में 5 रामसर साइट बनी है, 2 तो हरियाणा से थी, 2 गुजरात से थी और अब एक ये उत्तर प्रदेश से। हरियाणा से 2 कौन सी थी? एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क में, एक भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और गुजरात से 2 कौन सी है? थोल झील वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और एक वाधवान वेटलैंड। और अब ये उत्तर प्रदेश का हैदरपुर वेटलैंड। तो ये आपको पांचों याद रखनी है। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 दिसंबर को। तो याद रखना, हर साल 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे के रूप में मनाया जाता है। ये दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या रही? स्थायी पर्वतीय पर्यटन, सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो। अभी इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? हर्षवंती बिष्ट। अगर मैं आपसे पूछूं यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए माउंट एल्ब्रस। अफ्रीका की कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। अंटार्कटिका की कौन सी है? माउंट विंसन। नॉर्थ अमेरिका की कौन सी है? माउंट मैककिनले, या इसे ही माउंट डेनाली भी कहा जाता है। साउथ अमेरिका की माउंट एकांगुआ। और एशिया तो आप जानते ही हो, माउंट एवरेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया की माउंट कीजियस्को। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? तो आंसर होगा 44,605 करोड़ रुपए। केन बेतवा नदी लिंक प्रोजेक्ट। तो इसमें 2 नदियां आपको दिख रही है, एक है केन नदी और एक है बेतवा नदी। और ये जो बेतवा नदी है जिस क्षेत्र में बहती है उस क्षेत्र का नाम है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो हम क्या कर रहे हैं, ये केन नदी का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा उसे हम भेज देंगे कहां पे? बेतवा नदी में। तो एक प्रश्न तो सीधा सा यहां पे बन जाएगा कि किस नदी से किस नदी में जाएगा पानी? केन से बेतवा में जाएगा। और इसको याद रखना भी आसान है, कभी भूल जाओ तो। वाटर की केन होती है, केन, तो केन में पानी होता है, केन से बेतवा में जाएगा। और इसके बीच में एक टाइगर रिजर्व भी है, उसका नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। और ये जो प्रोजेक्ट है कितने सालों में पूरा होगा? 8 सालों में। और बेतवा नदी पर एक परियोजना भी है, उसका नाम क्या है? माता टीला परियोजना। और इसकी लंबाई कितनी होगी? 221 किलोमीटर की।
और इसमें भारत सरकार कितना पैसा लगाएगी? 44,605 करोड़ रुपए। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बाकी अमृत क्रांति का संबंध किससे बताओ? नदी जोड़ो परियोजना से। और एक अमृत महोत्सव तो आपने कई बार सुनी रखा होगा, आजादी की 75वीं वर्षगांठ को हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। अच्छा बताओ, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है, उड़ीसा में। इडुक्की बांध किस नदी पर है? पेरियार नदी पर है, केरल में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु में। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? 66 पोजीशन पे रहा। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, इसमें 195 देश शामिल हैं, जिसमें से भारत 66 नंबर पे रहा। पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे फिनलैंड है, और सबसे लास्ट पे कौन है 195 पे? सोमालिया। भारत 66 नंबर पे है। अच्छा बताओ, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। और आप जानते हो, मध्य प्रदेश पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला देश भी बना था। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बाकी बताओ, अभी हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी वी बॉक्स के द्वारा जारी इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022 के नवे संस्करण में महाराष्ट्र टॉप पे रहा है। सेकंड पे उत्तर प्रदेश रहा और तीसरे पे रहा केरल। तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ये बढ़ते भारत में प्रतिभा की मांग और आपूर्ति से मेल खाने के लिए काम, शिक्षा और कौशल के भविष्य के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट है। और इसकी थीम क्या रहे? कार्य के भविष्य का पुनर्निर्माण और पुनर्रचना। और इसी इंडेक्स में बताया गया कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु ऐसे ये 3 राज्य हैं जहां नौकरी की मांग बहुत ज्यादा है। बाकी महाराष्ट्र का जो पुणे है, ये सबसे ज्यादा रोजगार योग्य संसाधनों वाला शहर है, जिसमें 78% परीक्षार्थियों ने 60% से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो सीधा सा भी याद रखना है आपको ये तो, कि भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन टॉप पे है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस अंतरराष्ट्रीय संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया? तो आंसर होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम हरियाणा में, इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और किस सम्मेलन में हुई थी? कोप 21 में। और किन 2 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी? भारत और फ्रांस ने। अभी आपको याद होगा, इसका 101वां मेंबर बना था कौन सा देश? यूएसए। और अभी इसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ऑब्जर्वर का दर्जा दे दिया गया है। अच्छा बताओ, आप तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन सा बना था? डेनमार्क। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर आपको याद है गुरुग्राम हरियाणा में। एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको भारत में। इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने थे अभी अजय माथुर। अच्छा 2021 में ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता की भारत ने, इसका 13वां सम्मेलन था ये। चलो बताओ, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक में 3 नए देश अभी शामिल हुए, उनके नाम क्या है? यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। और अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए ये प्रश्न आप ही के लिए रहेगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, अभी कौन सा देश इसमें शामिल हो गया और वो कौन से नंबर का है? ये बताना है आपको। बढ़ते आगे। बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बलरामपुर। तो अभी 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। इस परियोजना में 9,802 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें सरयू नदी, घाघरा नदी, बाणगंगा नदी जो है इस राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? राज्य की लगभग 14 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करना। इसमें 9 जिलों को लाभ मिलेगा। और याद रखना, आजाद भारत की यह सबसे बड़ी नहर परियोजना है। इसमें बलरामपुर सहित आसपास के 9 जिलों को लाभ मिलेगा। और पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये कहां पे स्थापित किया गया? मथुरा यूपी में। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे का उपयोग कहां पे किया गया? वाराणसी यूपी में। अच्छा बताओ, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना कहां पे की गई? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में। अभी आपने पढ़ा था, उत्तर प्रदेश ने ही आत्मनिर्भर कृषक एकीकृत विकास योजना लागू की थी।
और उत्तर प्रदेश के मेरठ में राज्य का पहला खेल यूनिवर्सिटी भी खुलेगा जिसका नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर होगा। मेरठ में ही देश का पहला जानवरों का युद्ध स्मारक भी खुलेगा। और कुछ महोत्सव उत्तर प्रदेश से आपको याद रखने हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में केला महोत्सव मनाया गया, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव मनाया गया, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गुड़ महोत्सव यानी कि जेगिरी महोत्सव मनाया गया, और उत्तर प्रदेश के झांसी में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव मनाया गया। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। बताइए अभी हाल ही में आरबीआई ने किसे अनुसूचित बैंक यानी कि शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा दिया? तो आंसर होगा पेमेंट बैंक। तो अभी आरबीआई ने पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है। इससे इसे और अधिक वित्तीय सेवाएं एवं उत्पाद पेश करने में मदद मिलेगी। अच्छा बताओ, डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई ने अभी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा नीरज चोपड़ा को। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड जीता था, ये वही है। और पेटीएम की स्थापना होती है 2010 में। इसके फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा है। इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? 197 कम्युनिकेशन। बढ़ते आगे। फिर बताइए, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह ये हर साल किस महीने में मनाया जाता है? तो आंसर होगा दिसंबर में। तो विद्युत मंत्रालय 8 से 14 दिसंबर तक एनर्जी कंजर्वेशन वीक के रूप में मनाता है, और इस उत्सव का नेतृत्व ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा किया जाता है। और ये उद्योगों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और नवीन ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार भी प्रदान करता है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। पहले स्थान पे यूएसए था। इसमें आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी आपका व्हाट्सएप या स्टडी ग्रुप हो गया, जो भी फेसबुक वगैरह अगर आप यूज करते हैं, तो यहाँ पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर देना। सिर्फ 2 मिनट आपके लगेंगे, और इसे लाइक करना मत भूलना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। इसका टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। टेस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? इसका अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे मुझे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फायदा क्या है? कोई भी वीडियो या ऑडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन वहां पे आपको मिल जाएगा, अगर यूट्यूब से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो। थैंक यू गाइज।